हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 35 और हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ असेट्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मीनिंग ऑफ असेट्स। एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन्ड दैट हैज़ अ मॉनिटरी वैल्यू इज कॉल्ड एन असेट्स। अब ये फिजिकल थिंग क्या होता है, राइट ओन क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फिजिकल थिंग्स मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप। तो लैपटॉप क्या है, आपका असेट्स है। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप इज़ योर असेट्स। व्हीकल्स, कार्स, ये सब क्या है आपके असेट्स है अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए इसे यूज़ कर रहे हो। मशीनरी, जिसको यूज़ करके क्या आप करते हो, प्रोडक्शन करते हो, वो फिजिकल असेट्स है आपके। तो ये एग्जांपल थे फिजिकल असेट्स के, जिसको यूज़ करके आप क्या करते हो, गुड्स का प्रोडक्शन करते हो और सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। अब मैं अब बात करता हूँ, देखिए ये फिजिकल थिंग्स तो आपके असेट्स हैं ही, उसके अलावा जो असेट्स है वो है यहाँ पे राइट ओन्ड। अभी राइट्स ओन क्या होते हैं, जैसे गुडविल, आपका रेपुटेशन, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क। तो ये जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये एग्जांपल्स हैं इनटेंजिबल असेट्स के, जिन्हें आप देख नहीं सकते, बट इनका राइट्स जो है वो आपके पास होता है और इसकी कोई मॉनिटरी वैल्यू होती है। तो इसीलिए यहाँ पे मीनिंग बना है एनी फिजिकल थिंग्स और राइट ओन्ड दैट हैज़ अ मॉनिटरी वैल्यू इज कॉल्ड एन असेट्स। द ओनरशिप ऑफ द असेट्स मस्ट बी विथ बिजनेस यूनिट। तो जो भी असेट्स होते हैं वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, उनका राइट्स जो है, उनका ओनरशिप है वो किसके पास होना चाहिए, बिजनेस के पास। ठीक है, तो ही उनका वो क्या बनेगा, असेट्स। एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं, जैसे लैंड है, गुडविल है, पेटेंट है, कंप्यूटर है, स्टॉक्स है, डेटर्स है, लोन एंड एडवांसेस गिवन, कैश है, बैंक है, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, असेट्स के। अब मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ असेट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स के असेट्स हैं हमारे। सबसे पहला जो असेट्स है उसे हम बोलते हैं फिक्स असेट्स या फिर नॉन करंट असेट्स। फिक्स असेट्स और नॉन करंट असेट्स। द असेट्स विच गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर नोन एज फिक्स असेट्स। एग्जाम्पल, land and building, plant and machinery, goodwill etc. These assets may be tangible or intangible. तो ये जो फिक्स असेट्स क्या होते हैं, ऐसे असेट्स होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिक्स असेट्स। अब मैं आपको बता देता हूँ करंट असेट्स क्या होते हैं। असेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द ऑपरेटिंग ईयर and can be converted into cash very easily are called as current assets। देखिए फिक्स असेट्स क्या था, जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मिल रहा है। लॉन्ग टर्म पीरियड से मेरा क्या मतलब है, मोर देन 1 ईयर। करंट असेट्स का मतलब ये होता है ऐसे असेट्स जिसको आप विद इन अ ईयर आप क्या कर सकते हो, उसे मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं करंट असेट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे डेटर्स को क्या आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 1 ईयर? यस सर, वेरी इजीली। बिकॉज डेटर्स मतलब क्या होता है, जिससे आपने गुड्स सोल्ड किया है ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट पीरियड जो होता है नॉर्मली 1 साल से तो कम ही होगा। तो जब भी आपको उसका पैसा मिल जाएगा तो वो जो डेटर्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कैश में, क्योंकि पैसे मिल गए आपको। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, करंट असेट्स। तो करंट असेट्स ऐसे असेट्स होते हैं जिन असेट्स को हम क्या करते हैं, मनी में कन्वर्ट कर देते हैं विद इन 1 ईयर, कर सकते हैं मतलब। बिल रिसीवेबल क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा यहाँ पे एग्जांपल्स में। लोन एंड एडवांसेस, ऐसे लोन एंड एडवांसेस जिसका रीपेमेंट आपको 1 साल के अंदर मिल जाएगा। मीन्स आपने कोई लोन वगैरह दिया है और 1 साल के अंदर उसका रीपेमेंट आ जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे करंट असेट्स। कैश इन हैंड, जो भी आपके पास कैश पड़ा है वो आपका क्या है, करंट असेट्स है। कैश एट बैंक, जो भी आपने बैंक में पैसा रखा है वो आपका करंट असेट्स है, बिकॉज वो तो मनी में कन्वर्ट ऑलरेडी है, कभी भी आप बैंक से विड्रॉ करके यूज़ कर सकते हो।
और एक स्टॉक है। स्टॉक भी आपका करंट असेट्स होता है, बिकॉज जो भी स्टॉक्स होते हैं कंपनी के विद इन अ ईयर क्या करते हैं, उसे सेल कर देते हैं। जो भी आपका देखो फिनिश गुड्स बना है, जो भी आपका स्टॉक है या फिर रॉ मटेरियल है, या तो आप 1 साल के अंदर उसे यूज़ कर लोगे, या तो अगर फिनिश गुड्स है तो 1 साल के अंदर उसे बेच दोगे। तो इसके लिए वो क्या माना जाता है, हमारा करंट असेट्स। देखिए डेटर्स का एग्जांपल मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, इस बार भी बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मिस्टर ए इज़ अ सेलर, मिस्टर बी इज़ अ बायर, और यहाँ पे मिस्टर ए ने सेल किया है क्रेडिट सेल, मीन्स उधारी पे, तो मिस्टर बी क्या बन जाएंगे, डेटर्स बन जाएंगे किसके, मिस्टर ए के। और मिस्टर ए के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी वो असेट्स बनाएंगे वहाँ पे वो डेटर्स का नाम लिखेंगे, मिस्टर ए। ठीक है। बिल रिसीवेबल के बारे में मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मिस्टर ए जो हैं वो सेलर है, और सेलर को बिल ऑफ एक्सचेंज में हम क्या बोलते हैं, ड्रॉवर बोलते हैं यहाँ। और ये मिस्टर बी है जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉई। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मिस्टर ए ने जो है उन्होंने क्रेडिट सेल तो किया है, किसको, मिस्टर बी को। अगर खाली क्रेडिट सेल किया होता तो मिस्टर डी क्या बन जाते, डेटर्स। लेकिन क्रेडिट सेल के अलावा मिस्टर ए ने क्या किया है, एक एग्रीमेंट बनाया है जिसे हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। उस एग्रीमेंट में सिंपली ये लिखा होता है, पहले तो उसमें सिग्नेचर होता है मिस्टर ए का और मिस्टर बी का। ठीक है। और उसमें ये लिखा होता है कि ये जो गुड्स मैं सेल कर रहा हूँ, इट इज़ अ पीरियड ऑफ, जो भी पीरियड वहाँ पे होगा, जैसे एक महीने का क्रेडिट पीरियड है तो उसमें मेंशन होगा दिस गुड्स हैज़ बीन सोल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक, 1 मंथ क्रेडिट पीरियड, एंड मिस्टर बी विल मेक द पेमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। तो जो भी क्रेडिट पीरियड है वो बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है, और उतने महीने के अंदर, उतने डेट के अंदर मिस्टर बी को मिस्टर ए को पेमेंट करना होता है। ठीक है। और अगर मिस्टर बी पेमेंट नहीं करते तो मिस्टर ए क्या कर सकते हैं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाके एज अ एविडेंस, ये प्रूफ होता है उनके पास कि उनको बी से पैसे लेने हैं। तो इसीलिए हम क्या बनाते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है तो जो डेटर्स है वो डेटर्स नहीं रह जाते, वो बन जाते हैं बिल रिसीवेबल, क्योंकि वहाँ पे क्या बना है, बिल ऑफ एक्सचेंज बना है। तो हम जो अपने बैलेंस शीट बनाते हैं वहाँ पे करंट असेट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स। लोन एंड एडवांसेस गिवन, जैसे मिस्टर ए हैं और ये मिस्टर बी हैं, और मिस्टर ए ने अगर कुछ लोन या फिर एडवांसेस दिया है मिस्टर बी को, ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर बी को पैसा लेना है, बिकॉज मिस्टर ई ने क्या दिया है, लोन्स दिया है या फिर एडवांसेस दिया है, तो मिस्टर ए को मिस्टर बी से पैसे लेने हैं। तो मिस्टर ए क्या करेंगे, अपने बुक्स में उनको रिकॉर्ड करके रखेंगे मिस्टर बी का नाम करंट असेट्स में कि मिस्टर बी से उनको पैसे लेने हैं, उसे हम बोलते हैं लोन एंड एडवांसेस गिवन। अब यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है, थर्ड टाइप्स है जो असेट्स का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड टाइप्स है हमारा फिक्टिशियस असेट्स। These assets are not represented by tangible possession or properties. They are imaginary assets, मतलब ये कोई assets नहीं होते, ये imaginary assets हैं, but do not have any realizable value, इनका कोई वैल्यू भी नहीं होता। ठीक है। तो आप बोलोगे सर फिर इसे हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं, तो अभी थोड़ी देर में मैं बता देता हूँ क्यों रिकॉर्ड करते हैं इन्हें। पहले तो हमने ये देख लिया कि इनका कोई वैल्यू नहीं होता, ये इमेजिनरी एसेट्स हैं, बट डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब उनको बेच के आपको कुछ पैसे नहीं मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 5 ईयर्स। तो जब मैं आपको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग बता रहा था, ये कॉन्सेप्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, अगर आपको वो याद हो तो आपको फिक्टिशियस असेट्स काफ़ी इजी से समझ में आ जाएगा। उस एग्जाम्पल को मैं वापस यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। जैसे आपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कराया है फॉर ₹5 लाख का, और उस 5 लाख का बेनिफिट आपको 5 साल मिलने वाला है, मतलब आपने एडवर्टाइजिंग का खर्चा किया है, उसका जो बेनिफिट मिलेगा एडवर्टाइजिंग का, उसका बेनिफिट आपको 5 साल मिलेगा। तो जो 5 लाख का खर्चा है वो पूरा खर्चा मैं प्रॉफिट एंड लॉस में एक बार में रिकॉर्ड नहीं करूँगा, मुझे बेनिफिट कितने साल मिलने वाला है, 5 साल, तो 5 साल तक रिकॉर्ड करूँगा। तो 1 साल का खर्चा कितना आएगा, 1 लाख रुपया। तो सपोज मैंने फर्स्ट ईयर में क्या किया, मैंने फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपीज़ रिकॉर्ड कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस में, बचा मेरा कितना 4 लाख रुपीज़, वो मैं कहाँ पे रिकॉर्ड करूँ, वो मैं रिकॉर्ड करूँगा बैलेंस शीट में। इसीलिए इसे बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स या फिर इमेजिनरी असेट्स, मतलब ये आपका असेट्स है ही नहीं, क्योंकि 5 लाख का खर्चा तो आपने ऑलरेडी कर लिया है,
ये आप इसलिए खाली रिकॉर्ड कर रहे हो कि इन फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट लेना है, और इसे आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। तो फर्स्ट ईयर में मैंने कितना ट्रांसफ़र किया, 1 लाख, तो मेरा यहाँ पे कितना बचा है, 4 लाख। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, मैं वापस से प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख रिकॉर्ड करूँगा और यहाँ मेरा फिगर हो जाएगा 3 लाख का हो जाएगा। ऐसा कर करके 5 साल तक हम बेनिफिट ले लेंगे किसके, जो भी हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है उसका। तो ये असेट्स में हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो हमारा असेट्स होता ही नहीं, वो तो हमारा एक्सपेंस ऑलरेडी हो चुका है, हमारे जेब से पैसे ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है। खाली हमको बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है, इसीलिए हम उसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करके रखते हैं, और इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस असेट्स बोलते हैं, वो इमेजिनरी असेट्स हैं, ठीक है। होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़।